दूसरा जन्म हुआ था, मैं अपनी पुरानी जिंदगी के सबसे बुरे दिन में वापस चला गया था। स्टोन क्रीक विलेज में गर्मी का बीच था। इतनी गर्मी कि कच्ची सड़क पर अंडे फ्राई किए जा सके। मैंने सब कुछ पहचान लिया। टूटता हुआ मिट्टी का घर, बासी हवा, वह जाल जो बूढ़े कपलजाऊ और उसकी पत्नी ने मेरे लिए बिछाया था। मेरी पिछली जिंदगी में उन दो साजिश करने वाले कीनों ने मुझे जानबूझकर शराब पिलाई, मेरे कपड़े उतारे और मुझे अपनी बहू वांग निशान के बिस्तर पर फेंक दिया। फिर वे पूरे गांव में चिल्लाते हुए भाग गए कि मैंने उसके साथ जबरदस्ती की है। उनका प्लान आसान था, मेरे परिवार को ब्लैकमेल करके उनके बेटे के जुए के कर्ज चुकाने के लिए हमारा नया घर देने के लिए कहना। अगर हमने मना किया तो वे पुलिस को बुला लेंगे। और मुझ पर कौन यकीन करेगा? मैं गांव का शरारती आदमी था, एक बेकार आदमी जिसकी कोई इज्जत नहीं करता था। पिछली बार निशांत ने मेरे लिए आवाज उठाई और साबित कर दिया कि कुछ नहीं हुआ। उसने मुझे जेल से बचाया, लेकिन इससे वह बर्बाद हो गई। उसने अपने ससुराल वालों का प्लान खराब कर दिया था, इसलिए उसके बाद वे उसे हर दिन पीटते थे। पूरा गांव उसकी पीठ पीछे उसके बारे में कानाफूसी करता था। एक महीने बाद वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने खुद को नदी में फेंक दिया। मरने से एक रात पहले वह मुझे ढूंढने आई। उसने मुझसे अपने साथ भाग जाने की गुजारिश की। मैं इतना डरपोक था कि हां नहीं कह सका। उसने उस रात खुद को वैसे भी मुझे दे दिया। आखिरी बात जो उसने मेरे कान में फुसफुसाई वह थी, अगले जन्म में मुझे अपने साथ ले जाना। मैंने अपनी बाकी जिंदगी उन शब्दों को अपने साथ रखा, लेकिन अब कोई अगला जन्म नहीं था। मैं वापस आ गया था यहीं अभी, और इस बार मैं डरपोक नहीं बनने वाला था। मैंने अपने बगल में बिस्तर पर लेटे निशान की तरफ देखा। वह शायद 23-24 साल की थी, इतनी खूबसूरत कि सीने में दर्द होने लगे। वह उदास चमकती आंखें, वह नाजुक फिगर। बूढ़े कपल ने उसके कपड़े पहले ही ऐसे बिगाड़ दिए थे जैसे कुछ बहुत बुरा हुआ हो। वह भी नशे में थी, मुश्किल से होश में थी। उसने मेरा नाम बुदबुदाया और मुझे उसे पकड़ने के लिए कहा, फिर बेहोश हो गई। मैंने उसके कपड़े सावधानी से और जल्दी से ठीक किए। मेरे हाथ कांप रहे थे, ड्रिंक से नहीं, बल्कि यह जानने से कि क्या होने वाला है। सामने के दरवाजे के बाहर मैं झाऊ गुवई और उसकी पत्नी को गांव वालों को लाते हुए सुन सकता था। उनकी पूरी भीड़ गपशप से भरी हुई और शो के लिए तैयार। बूढ़ा आदमी पहले से ही मगरमच्छ के आंसू रो रहा था। इस बात पर रो रहा था कि मेरे परिवार ने उनके साथ कितना गलत किया है, लेकिन मैं पहले जैसा बेवकूफ नहीं था। अपनी पिछली जिंदगी में सब कुछ बिखर जाने के बाद मैंने गांव छोड़ दिया था और एक ताश मास्टर को पाया था जिसने मुझे मेडिसिन, मार्शल आर्ट और शिकार करना सिखाया था। मेरा शरीर फिर से जवान हो गया था, लेकिन हुनर अभी भी मेरे दिमाग में थे। मैं दीवार फांद कर गया और दरवाजा खुलने से पहले ही चला गया। जब झाऊ गुबई आधे गांव के लोगों के साथ कमरे में घुसा तो उन्हें बस निशान बिस्तर पर लेटा हुआ मिला, पूरे कपड़े पहने हुए, बिल्कुल ठीक। मेरा कहीं कोई निशान नहीं था। उस बूढ़े बदमाश के चेहरे पर जो भाव थे वे बेशकीमती रहे होंगे। इस जिंदगी में मेरे पास उसके लिए प्लान थे और मैं निशांत को अकेला नहीं पड़ने दूंगा, दोबारा नहीं। मैं दीवार फाकर बाहर निकला और घर के सामने की तरफ घूमकर वापस आ गया, बिल्कुल शांत। जब तक झाऊ गुबई और उसकी पत्नी मुझे पकड़ने के लिए गांव वालों की पूरी भीड़ को अंदर लाए, मैं उस कमरे से जा चुका था। अंदर अफरा तफरी मची हुई थी। झाऊ गुबई की पत्नी ने निशान को जगाने के लिए उसके चेहरे पर पानी का एक बेसिन फेंका। बेचारी औरत ने आंखें खोली तो देखा कि कमरा घूर रहे पड़ोसियों से भरा था और उसका ससुर उसके चेहरे पर चिल्ला रहा था। उसे सर कह रहा था, ये जानने की मांग कर रहा था कि मैं कहां हूं। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है। वो पूरे समय नशे में थी और उसे पता भी नहीं चला कि मुझे उसके बिस्तर पर लिटा दिया गया है। गांव वाले झावी के खिलाफ हो गए। लोहारली ताइजियांग ने सबसे पहले बात की। कहा कि मेरी रेपुटेशन खराब हो सकती है, लेकिन मैंने कभी किसी की औरत के साथ पंगा नहीं लिया। दूसरे लोग भी बोल पड़े। कोई सबूत नहीं, कोई जुर्म नहीं। निशांत के कपड़े ठीक थे, वह ठीक थी और मैं घर में भी नहीं था। क्या रेप? उसने उंगली उठाई और चिल्लाने लगा कि मैंने उसकी बहू पर हमला किया है। मैं बस हंसा। उससे कहा कि मैं आज उसके घर गया ही नहीं। मुझसे शराब की बदबू आ रही थी। मैं आज सुबह घर पर पी रहा था, होश में आ गया था। अगर मैं सिर्फ उसके साथ पी रहा होता तो मैं इतनी साफ साफ कैसे बात कर सकता था?
मैंने इसे साबित करने के लिए सीधी लाइन में चलने की भी पेशकश की। उसके पास कुछ नहीं था, कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, कुछ नहीं। फिर लीहू गांव का गुंडा, जिस पर झाऊ भुए के बेटे का जुए का पैसा बकाया था, उसे पता चला कि असल में क्या हो रहा है। उसने सबके सामने एक कर्ज का नोट पटक दिया। आज चुका दो, वरना तुम्हें पता है तुम्हारे बेटे का क्या होगा। जहां वो ही टूट गया, घुटनों पर गिर गया, गिड़गिड़ाने लगा रोते हुए कि उसका बेटा उसका इकलौता बचा हुआ लड़का है। प्लीज उसका हाथ मत काटना। तभी देखने वाले सबको समझ आया। मैंने जोर से कहा ताकि पूरा कमरा सुन सके। तो ये बात है, तुम्हारे बेटे पर लीहू के पैसे उधार हैं और तुम्हारा प्लान था कि मुझे रेप के लिए फंसाओ, फिर मेरे परिवार को उसका कर्ज चुकाने के लिए ब्लैकमेल करो। तुम बुरे बूढ़े कमीने। फिर मैं उस पर झपटा, उसके चेहरे पर बार बार थप्पड़ मारे और पैरों के बीच में लात मारी। वह नशे में था और बूढ़ा था, बिल्कुल भी जवाब नहीं दे सका, क्योंकि मैंने अपने पिछले जन्म में अपने गुरु से जो कुछ भी सीखा था वह सब मुझे पता था। हर बार वही लगा जहां सबसे ज्यादा दर्द होता था, लेकिन निशान सबसे कम दिखते थे। आखिरकार गांव वालों ने मुझे उससे अलग कर दिया, लेकिन मैं बता सकता था कि उन्होंने इसमें बहुत समय लिया था। किसी को झाऊ गुवेरी पर तरस नहीं आया। मेरे पीछे हटने के बाद पूरा गांव काफूसी कर रहा था। आखिरकार उन्हें समझ आया कि झाओ कपल असल में किस तरह के लोग थे। निक्यांग उनके परिवार में एक कुंवारी दुल्हन के रूप में आई थी। अपनी शादी के दिन विधवा हो गई जब उनके सबसे बड़े बेटे की मौत हो गई। 3 साल तक दुख मनाया और इस तरह उन्होंने उसका बदला चुकाया। अपने दूसरे बेटे का जुए का कर्ज चुकाने के लिए उसके शरीर का इस्तेमाल करना। फिर लीहू ने अपनी लालची नजरें निक्सी आंख पर घुमाई। वह बिस्तर पर बैठी थी, उस पर फेंके गए पानी से भीगी हुई छोटी और दयनीय लग रही थी। लीहू मुस्कुराया और जाऊ बुवेई को अपना ऑफर दिया। अपनी बहू की शादी मुझसे कर दो और कर्ज खत्म हो जाएगा। मैंने अपनी मुट्ठियां भी ली। मेरी पिछली जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन इस बार मैं बस वहां खड़ा होकर देखने वाला नहीं था। जाऊ गुबई की आंखें सच में चमक उठी जब लीहू ने अपनी बहू निक्यांग के बदले कर्ज माफ करने का औफाफा दिया और वह उसे जानवरों की तरह बेचने को तैयार था। उस कमीने ने जरा भी नहीं सोचा। निक्स्यांग ने मना कर दिया। वह जानती थी कि लीहू को बीमारियां हैं, कि वह बदसूरत और गुस्सैल है, लेकिन जाऊ गुवेई को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उसे लेक्चर देना शुरू कर दिया कि कैसे परिवार ने उसके लिए दुल्हन की कीमत चुकाई थी। अब वह उनकी है, उसे कैसे उनकी बात माननी है। उसकी पत्नी भी रोने लगी कि अगर निक्यांग नहीं मानी तो उनका बेटा झाचांग अपना हाथ खो देगा। उसे खुद को कुर्बान न करने के लिए मतलबी कहा। मैं आगे बढ़ा और उन्हें चुप कराया। उनसे कहा कि यह नया समाज है, शादी अब आजादी की मर्जी है। निक्स्यांग का भविष्य उसका अपना फैसला है, उनका नहीं। मैंने उन्हें याद दिलाया कि सरकारी लोग हमेशा शादी की आजादी के बारे में उपदेश देते रहते हैं, और जो कोई भी किसी औरत को जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर करेगा उसे पिछड़े आदमी के तौर पर मिसाल बनाया जाएगा। वह शब्द पिछड़ा आदमी उन पर एक थप्पड़ की तरह लगा। वे मुझसे नहीं डरते थे, लेकिन वे सरकार से डरते थे। फिर निक्यांग ने कहीं से एक कैंची उठाई और ब्लेड अपने गले पर दबा ली। खून पहले से ही उसकी गोरी स्किन से टपक रहा था। उसने कहा कि अगर उन्होंने उसे लीहू से शादी करने के लिए जबरदस्ती किया तो वह यहीं मर जाएगी। पूरा कमरा शांत हो गया। गांव वाले झाऊ भुई पर चिल्लाने लगे। उसे कहने लगे कि वह पाप कर रहा है। उन्होंने लीहू को भी चेतावनी दी, अगर यह औरत जबरदस्ती शादी की वजह से मर गई तो वह मलेशिया कैप्टन बनने के बारे में भूल सकता है। तभी मुझे मौका मिला। मैंने 2 बार खांसी की और आगे बढ़ा। मैंने कहा, मैं इस कर्ज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं। सब मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे मेरा दिमाग खराब हो गया हो। गांव बेकार है, 36 युवान का कर्ज सॉल्व करना। देखो, मुझे कुछ ऐसा पता था जो किसी और को नहीं था। अब से कई साल बाद जब वे नई बिल्डिंग बनाने के लिए इस मोहल्ले को तोड़ेंगे तो मजदूरों को झावी के आंगन के नीचे एक अंडरग्राउंड महल मिलेगा। 9 बड़े कमरे, जिनमें से 4 नेचुरली नीचे हैं, साल भर ठंडे रहते हैं। बाकी ठंडे और सूखे एक नेचुरल कोल्ड स्टोरेज चैम्बर जो एक अंडरग्राउंड गुफा सिस्टम से बना है। अगर मुझे ये प्रॉपर्टी मिल जाए और मैं उस महल तक खुदाई कर सकूं तो मेरे पास मीट और खाना स्टोर करने के लिए एकदम सही जगह हो। ये 1957 की बात है। कम्यून आ रहे थे। मुझे अपनी पिछली जिंदगी से इतना याद था।
1 साल के अंदर सब कुछ कलेक्टिवाइज हो जाएगा, हर कोई एक ही बड़े बर्तन से खाएगा। लेकिन अगर मेरे पास गेम मीट से भरा एक सीक्रेट अंडरग्राउंड स्टोर हाउस होता, तो मैं आने वाले मुश्किल समय में अपना और अपने प्यारे लोगों का पेट भर सकता था। तो मैंने लीहू को एक ऑफर दिया। मैं अब भी उससे 36 युवान उधार लूंगा, 1 महीने में 40 चुका दूंगा और अपने परिवार का एकदम नया घर कोलेट्रल के तौर पर रख दूंगा। गांव वालों ने मुझे इससे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वह घर मेरी होने वाली दुल्हन के लिए है, मेरे पापा मेरी टांगे तोड़ देंगे। लेकिन मुझे कुछ पता था जो उन्हें नहीं पता था। वैसे भी वह घर मेरे लिए कभी बना ही नहीं था। मेरे दादाजी हमारे परिवार को एक तानाशाह की तरह चलाते थे और उन्होंने चुपके से इसे मेरे चचेरे भाई, मेरे चाचा के बेटे को देने का फैसला कर लिया था। वह बूढ़ा आदमी दूसरों का पक्ष लेता था और परिवार के दूसरे हिस्सों का पेट भरने के लिए सालों से मेरे पापा को बहुत ज्यादा पैसे दे रहा था। तो क्यों ना उस घर का इस्तेमाल अपने कामों के लिए किया जाए। लीहू खुशी से मान गया। उसने घर देखा था। वह अच्छी तरह से बना हुआ था, अच्छी लोकेशन पर था, फेंगशई अच्छा था, कम से कम 40 युवान का था। हमने वहीं एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया। जैसे ही मेरे हाथ में वे 36 युवान आए, मैं झाऊ गोवे की ओर मुड़ा और नोटों का पूरा ढेर उसके सामने पटक दिया। मैंने कहा, मैं तुम्हारा घर खरीद रहा हूं। 36 युवान डील। झाऊ गोवे ने वह पैसे इतनी तेजी से छीने कि उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने उससे एक रसीद पर साइन करवाए। एक बार जब टाउनशिप ऑफिस में घर का ट्रांसफर हो जाएगा तो रसीद रद्द हो जाएगी। वह बिना सोचे समझे हर बात मान गया। उसके बेटे का हाथ किसी भी घर से ज्यादा जरूरी था। मैंने उससे कहा कि उसके पास सामान पैक करके निकलने के लिए 5 दिन है। फिर हम पेपर वर्क शुरू करने के लिए साथ में टाउनशिप ऑफिस गए। उसे पहले घर से अपने डॉक्यूमेंट्स लेने थे और ऑफिस काफी दूर था, इसलिए जब तक हम वापस पहुंचते लगभग अंधेरा हो जाता। लेकिन प्रोसेस आसानी से हो गया। सर्टिफिकेट 3 दिन में तैयार हो जाएगा। जब हम गए हुए थे तो स्टोन क्रीक विलेज में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। उस गांव के निकम्मे आदमी ने अपने परिवार का एकदम नया घर गिरवी रखकर 36 युवान उधार लिए थे। फिर उससे झाऊ गोवे की टूटी फूटी झोपड़ी खरीद ली थी। सबको लगा कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। यह खबर मेरे दादा लीला ओइन तक पहुंची। बुजुर्ग आदमी को लगभग स्ट्रोक आ गया था। वह नया घर मेरे लिए कभी नहीं बना था। वहीं से मेरे कजिन मेरे चाचा के बेटे को देने का प्लान बना रहा था। मेरे पापा और मैंने ज्यादातर बिल्डिंग बनाई थी, लेकिन दादाजी हमारे परिवार में सब कुछ कंट्रोल करते थे। वह अपने दूसरे बेटों को फायदा पहुंचाने के लिए सालों से मेरे माता पिता को चूस रहे थे। इसलिए जब उन्होंने सुना कि मैंने उनके घर को गिरवी रख दिया है, तो वह मुझे कोसते हुए घर आ गए। लेकिन मैं पहले ही घर की रजिस्ट्रेशन बुक लेकर चला गया था। बहुत देर हो गई। बूढ़े आदमी गांव वापस जाते हुए मुझे अच्छा लगा। सच में अच्छा। जाओ गोवे के आंगन के नीचे वह अंडरग्राउंड महल सब कुछ बदलने वाला था। मुझे बस वहां तक खुदाई करनी थी और मेरे पास एक नेचुरल कोल्ड स्टोरेज होगा। कमरे जो साल भर फ्रीजिंग से नीचे रहते थे, दूसरे जो ठंडे और सूखे रहते थे। मीट प्रिजर्व करने के लिए एकदम से ही कम्यून आ रहे थे। 1 साल के अंदर सब लोग एक ही बर्तन में खाना खा रहे होंगे और खाना बहुत खराब होगा। लेकिन अगर मैं अगले कुछ महीने पहाड़ों में शिकार करने और जमीन के नीचे मीट जमा करने में बिताऊं, तो मैं आने वाले मुश्किल सालों में अच्छी तरह से जी सकता हूं। मैंने इसकी कल्पना की थी। पूरा गांव कांप रहा था और छाल चबा रहा था, जबकि मैं पोर्क रोस्ट कर रहा था और कुछ सुंदर विधवाओं के साथ हॉटपॉट शेयर कर रहा था। जिंदगी बिल्कुल भी बुरी नहीं थी। हमारे गांव के पीछे के पहाड़ शिकार से भरे थे। एक जंगली मुर्गी फोरमाउ से ज्यादा में बिग करेंसी, लेकिन मुझे हथियार चाहिए थे। एक बंदूक सबसे अच्छी रहेगी, या कम से कम एक बाव, एक चाकू, कुछ रस्सी। मैं सुबह तक इसका पता लगा लूंगा। किंगशान घास के ढेर के पीछे से एक औरत की आवाज आई। ये नाइजी आंख थी। उसने अपने गीले कपड़े बदलकर अपनी टीनेज की पुरानी ड्रेस पहन ली थी, जो अब बहुत छोटी हो गई थी। हर मोड़ पर चिपक रही। उन उदास खूबसूरत आंखों ने मेरी तरफ देखा और मेरा दिल बैग। उसने मुझे लीहू से बचाने के लिए धन्यवाद दिया। मैंने उसे सीधे सीधे कहा। वह इस गांव में अकेली थी, जिस पर कोई भरोसा नहीं कर सकता था, और आज के बाद उसके ससुराल वाले उसके साथ और भी बुरा बर्ताव करेंगे। अगर उसे कभी मदद की जरूरत हो तो वह मेरे पास आए। मेरी हर बात सच थी। वह रो पड़ी एक औरत के लिए जिसने 3 साल अपने पति की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने, उसे श्रापित बताया जाने, घर का सारा काम करते हुए
सबसे घटिया झूठा खाना खाते हुए बिताया हो, किसी को यह कहते हुए सुनना कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मेरे समझ से परे था। वह नदी पर तैरते पत्ते की तरह थी जिसकी कोई जड़ नहीं थी, कोई किनारा नहीं था। लेकिन फिर उसे मेरी चिंता होने लगी। मैंने जो 36 युवान उधार लिए थे, मैं उन्हें कैसे चुकाऊंगा? वह मेरे परिवार की हालत जानती थी। वह घर मेरी होने वाली पत्नी के लिए था। उसे बुरा लगा, यह जानते हुए कि मैं सिर्फ उसकी वजह से इस झंझट में फंसा हूं। जब मैंने उसे बताया कि मैं कल पहाड़ों में शिकार पर जाने का प्लान बना रहा हूं, तो वह घबरा गई। उसने उन सभी लोगों की लिस्ट बनानी शुरू कर दी जो उन जंगलों में मारे गए। कम से कम अकेले हमारे गांव से ही 1 दर्जन। उसने झाओ जान का जिक्र किया, जो एक मशहूर शिकारी था जिसने कभी मेरी जान बचाई थी। अब जंगली सुअर के हमले के बाद बिस्तर पर है। उसने मुझे याद दिलाया कि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई हंटिंग कैप्टन नहीं है जो मुझे गाइड कर सके। मेरे मम्मी पापा का क्या? मेरी भाभी का अगर मुझे कुछ हो गया तो उनका ख्याल कौन रखेगा? फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिससे मेरा दिल लगभग टूट गया। छोड़ो किंशान, मैं बस लीहू से शादी कर लूंगी। मैं वैसे भी विधवा हूं। मुझे देर सवेर एक आदमी की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा वे कहते हैं कि मैं श्रापित हूं। शायद मैं उसे भी श्राप देकर मार डालूंगी। उसने ये बात एक कड़वी मुस्कान के साथ कही, जैसे उसकी अपनी जान की कोई कीमत नहीं थी। बकवास मत करो, मैंने निक्सियन से कहा। मैं जंगल में शिकार करने जा रही हूं, मरने के लिए नहीं। और यह सिर्फ पैसे वापस करने के बारे में नहीं है। मेरे परिवार को इनकम की जरूरत